नमस्कार सभी लोगों को, उत्कृष्ट क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे जलमंडल की, और जलमंडल में पिछली क्लास में मैंने टॉपिक शुरू किया था आपको महासागरीय धाराएं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं चाहे तो आप मैप के थ्रू इसको ठीक ढंग से याद कर लें, चाहे आप क्या करें कुछ चीज़ों को इसमें से रट लें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाता है। और मेरा मानना यह है कि आप चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझ लेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा महासागरीय धाराओं की हम बात करें तो महासागरीय जल धाराएं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी हैं, कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है और कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। और फिर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में कौन सी ठंडी जल धारा है और कौन सी गर्म जल धारा है, ये आपसे पूछा जाता है। या आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराओं में से जानी जाती है। तो इस तरह से एग्जाम में आपके सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम बात करें, देखिए सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। तो जलधाराओं की हम बात करेंगे महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं। तो देखिए, महासागरीय जलधाराओं में 3 प्रमुख महासागरों की जलधारा आपकी पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा वैरायटी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वैरायटी आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में नज़र आती है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। दूसरा आपका क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और तीसरी जो है वो है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। इन्हीं तीनों महासागरों की जलधाराएं आपसे पूछी जाती हैं, या ये कहे इन्हीं में ही जलधाराओं का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? अटलांटिक महासागर। यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए स्थिति क्या बनती है, तो मैं थोड़ा सा आपको मैप पर चीज़ों को क्लियर कर दूं कि किस तरह से महासागरीय धाराओं की स्थिति बनती है। तो देखिए, मैप को लेकर चले हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विश्व का मैप है, विश्व का मैप है, और ये अटलांटिक महासागर है। और देखिए यहाँ से हम बात करें, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इस तरह से क्या गुजर रही है? यहाँ से लगभग भूमध्य रेखा गुजरती है, इस तरह से भूमध्य रेखा गुजरती है, इतना मान के चलिए। और भूमध्य रेखा पर आपको पता ही है कि तापमान क्या होता है? ज़्यादा रहता है। स्थिति ऐसी है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, इसको डार्क कर दूं, यहाँ तक हमको मतलब है। ठीक है, अब स्थिति यहाँ पर कैसी बनेगी? भूमध्य इधर की तरफ ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, इधर क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो दोनों तरफ से जब यहाँ से इधर से आएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये ठंडी होगी। तो स्थिति यहाँ पर क्या है कि साल भर इस भाग में इस तरह से यहाँ पर इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह चलता रहता है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यहाँ पर क्या है? इस तरह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर महाद्वीप आ गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोरियोलिस बल मैंने बताया था, तो कोरियोलिस बल अगर लगेगा तो यहाँ से ये कहाँ मुड़ जाएंगी? इधर की तरफ मुड़ जाएगी, और इस महाद्वीप के किनारों पर चलेगी। तो यहाँ पर इसकी स्थिति कैसी होगी? ठंडी होगी, ठंडी जलधारा होगी। अब जैसे जैसे ये आप देखेंगे, जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा के साथ गुजरेगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद ये इस तरह से यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो एक तो चक्र आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसी तरह की सेम स्थिति आप देखेंगे कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। और यहाँ से ये इस तरह से गति करेगी, और इस तरह से मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर एक चक्र आपका बन जाता है। यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा। तो एक चक्र तो आपका यहाँ बन गया और एक चक्र आपका यहाँ बन गया। तो इस चक्र को हम क्या बोलते हैं? इस चक्र को हम बोलते हैं गायर। गायर कहलाता है ये चक्र। क्या कहलाएगा? गायर। तो महासागरों में एक बड़ा जो चक्र बनता है महासागरीय धाराओं का, इसको गायर या जायर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा
कि कितने जायर का निर्माण होता है, कितने गायर का निर्माण होगा, तो आप देख रहे हैं 2 तो अटलांटिक महासागर में हो जाएंगे, ठीक है, 2 आपके कहाँ हो जाएंगे, प्रशांत महासागर में हो जाएंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा यहाँ पर हो गया। लेकिन हिंद महासागर में आप देखेंगे, हिंद महासागर में क्या होगा, एक ही गायर का निर्माण होगा, एक ही गायर बनेगा। तो कुल कितने बनते हैं, 5 गायर्स का निर्माण होता है। गायर्स क्या है, महासागरों में महासागरी धाराओं का बड़ा चक्र जो है वो क्या कहलाता है, जायर या गायर कहलाता है। तो सामान्य तौर पर ही पूछा जाएगा कि कितने गायर बनते हैं, तो 5 गायर का निर्माण होता है। अब देखिए बात कर ले हम, अब यहां पर कुछ चीजें मैं यहां पर बता दूं। यहां पर देखिए ये भूमध्य रेखा है, यह विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा के ऊपर है और ये विषुवत रेखा के नीचे है। तो इसको हम बोल देते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा और इसके नीचे बोल देते हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा और ये क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाती है। और ये भूमध्य रेखा के साथ साथ में ही चलती है, तो इसलिए गर्म होगी। तो ये दोनों कैसी होती हैं, गर्म जलधारा होती हैं। अब देखिए बात कर ले हम कौन सी, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की, कि इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, और वही आपका इम्पोर्टेंट है। तो अगला मैप मैं यहाँ पर ले लूँ, और हमको मतलब किससे है, अटलांटिक महासागर से मतलब है। तो देखिए ये अटलांटिक महासागर है, और यहाँ से हम गुजार देते हैं पहले भूमध्य रेखा। तो देखिए यहाँ से लगभग इस जगह से, यहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा, ठीक है, इस तरह से। तो ये भूमध्य रेखा है, डार्क कर देता हूं, क्लियर दिखाई देने लगेगा आपको। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। अब देखिए जो ठंडी जलधाराएं उनको मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, और जो गर्म है उनको रेड कलर से बना दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख रहे थे ठंडी जलधाराओं का एक प्रवाह चल रहा था, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहाँ पर आ गया, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आ गया। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर इसको हम क्या बोल देंगे, बेंगुइला जलधारा बोल देते हैं। इसका नाम यहाँ पर क्या है, बेंगुइला जलधारा, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। अब बेंगुइला जलधारा जैसे जैसे भूमध्य रेखा तक पहुँचेगी, और भूमध्य रेखा तक पहुँचते पहुँचते ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद इस तरह से दोनों गोलार्धों में इस तरह से आगे गति करेगी, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ पर आकृति आप देख रहे हैं, ये जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, कोहनी की तरह दिखाई देता है। और कोहनी की तरह दिखाई देगा तो ये जो उत्तरी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये क्या कहलाती हैं, उत्तरी भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और ये क्या कहलाती है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। और जब इससे टकराएगा तो इसका एक भाग क्या होगा, इसका एक भाग इस ब्राज़ील के तट से नीचे चलने लगेगा, नीचे चलने लगेगा, और एक भाग कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर एक द्वीप पड़ जाता है, कैरेबियाई द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ जाता है जिसका नाम है सेंटलीज। और सेंटलीज द्वीप से टकराने के बाद ये 2 भागों में बट जाता है।
तो एक जलधारा का नाम क्या पड़ जाएगा, सेंटली जलधारा पड़ जाएगा। तो यहां पर इस जलधारा का नाम क्या हो गया बच्चों, यहां पर हो गया सेंटलीज। सेंटली जलधारा हो गया, ठीक है। अब सेंटली जलधारा इस सेंटली द्वीप से टकराने के बाद दो भागों में बट गई। तो एक तो कैरेबियाई सागर में प्रवेश कर गई और एक इससे कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ इस तरह से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। एक कैरेबियाई सागर में प्रवेश कर गई, कैरेबियाई सागर से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर गई और यहाँ से फिर से ये बाहर निकल गई। तो इसके नाम अलग अलग पड़ गए। कैरेबियाई सागर में प्रवेश करी तो इसका नाम क्या हो गया, कैरेबियाई जलधारा। कैरेबियाई जलधारा, और कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर गई, यहाँ फ्लोरिडा पड़ता है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरिडा जलधारा हो गया, फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। अब उसके बाद कैरेबियाई द्वीप समूह और ये केप हैटीरास कहलाता है, इससे यहां से इस मैक्सिको की खाड़ी से तेज गति से निकलेगी और इधर से ये बाली आ रही थी, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसकी गति कैसी हो जाएगी, तेज गति हो जाएगी। और तेज गति से ये जलधारा क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस जलधारा को हम क्या नाम दे देते हैं, इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होगी तो ये क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अब गल्फ स्ट्रीम सीधी क्यों चली जाएगी यूरोप के ऊपर, इसके पीछे जाने का कारण क्या है कि ऊपर से एक ठंडी जलधारा आ रही है जिसको क्या बोल रहे हैं, लैब्राडोर जलधारा। इधर की तरफ से यहाँ से एक ठंडी जलधारा ऊपर से नीचे आएगी और यहाँ से ग्रीनलैंड के ऊपर से ठंडी जलधारा आएगी। तो ये जलधारा इसको ऊपर तो जाने नहीं देगी क्योंकि ऊपर से तो नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसको जब ऊपर नहीं जाने देगी तो ये सीधी कहाँ चली जाएगी, यूरोप के ऊपर की तरफ चली जाएगी, यहाँ तक पहुँच गई आयरलैंड तक, आयरलैंड तक ये पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो जलधारा देख रहे हैं इसको बोलते हैं लैब्राडोर, लैब्राडोर ठंडी जलधारा होगी, ब्लू कलर में कैसी है, ठंडी, लैब्राडोर जलधारा कहलाएगी। और यहाँ पर जो है ग्रीनलैंड है और ये ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग है तो ये क्या कहलाएगी, पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये कहाँ चली गई, सीधी चली गई यूरोप के ऊपर। और यूरोप के ऊपर जैसे ही आयरलैंड के पास पहुँचेगी तो आयरलैंड के पास पहुंचकर ये मुड़ जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे, रेनेल जलधारा बोल देंगे। नॉर्वे के ऊपर से जाएगी तो नॉर्वे जलधारा बोल देंगे और ऊपर की तरफ आयरलैंड की तरफ, आइसलैंड की तरफ मुड़ जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, इरमिंगर कहलाती है। तो यहाँ पर स्थिति देखिए कैसी बन रही है, आगे जाके ये यहाँ पर क्या बन रही है, समुद्री डेल्टा का सा निर्माण कर रही है। एक तो चली गई नॉर्वे के ऊपर से, एक मुड़ गई ब्रिटेन की तरफ और एक मुड़ गई आयरलैंड की तरफ। तो तीन जलधाराएं यहाँ पर बन जाती हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ जो मुड़ी है तो उसको बोल देंगे रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा, इसको बोल देंगे नॉर्वे जलधारा। और इधर की तरफ जो मुड़ी है इसको बोलते हैं इरमिंगर, इरमिंगर जलधारा। और ये कहलाती है तीसरी वाली नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे जलधारा। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं। और ये आगे जाके तीन भागों में विभाजित हो जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, समुद्री डेल्टा कहलाता है। जैसे नदी फैल जाती है ना छोटी छोटी वितरिकाओं में, तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या हो गई, तीन भागों में बढ़ जाती है। एक रेनेल कहलाएगी, एक नॉर्वे जलधारा कहलाएगी और एक क्या कहलाएगी, इरमिंगर जलधारा कहलाती है।
ठीक है, ये स्थिति बनती है। उसके बाद आप देखेंगे यहां से सारा जल यहां पर इकट्ठा हो गया, तो यहां पर क्या होगी, डाउन विलिंग होगी। यहां जल नीचे जाएगा तो ऊपर कहां पर आएगा, इस क्षेत्र में ये जल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाता है। एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं कैनरी जलधारा। तो कैनरी जलधारा कैसे बनी, जल के डाउनविलिंग के कारण बनी। मैंने बताया कि महाद्वीपों के जब एक साइड में जल यहाँ जमा हो जाएगा, ये जल नीचे जाएगा और महाद्वीप के इस किनारे पर ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से एक ठंडी जलधारा कहलाती है कैनरी जलधारा। ठीक है, अब जहाँ भी दो ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ भी मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, तापमान सुहावना हो जाएगा। वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े या प्लांकटन या जू प्लांकटन बोलते हैं, जंतु प्लवक इकट्ठे हो जाते हैं। समुद्री जीव होते हैं तैरने वाले, उनको बोलते हैं प्लांकटन। ठीक है, तो एक जू प्लांकटन होते हैं जो जंतु आपके प्लवक हो जाएंगे, एक फाइटो प्लांकटन होते हैं जो वनस्पति प्लवक होते हैं। तो जब वनस्पति प्लवक वहां पर आएंगे, उनको खाने के लिए जंतु प्लवक आएंगे, और जंतु प्लवक को खाने के लिए कौन आएगी, मछली आएंगी। और मछली जब भारी मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, फिशिंग बैंक बन जाएगी, मछली पकड़ने के लिए उपयोगी स्थल बन जाता है। तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के आसपास में, जहाँ पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आपस में मिलती है, तो यहाँ पर एक फिशिंग बैंक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाती है, फिशिंग बैंक बन जाती है। तो ये मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त केंद्र है, मत्स्ययन केंद्र बन जाता है, मत्स्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो उत्तरी उसमें हो गई। द्वारा मैं बता दूं, बेंगुला जलधारा ये क्या है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कोरियोलियस का नियम, अपने राइट हैंड साइड में मुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ने के बाद कहाँ आ गया, अफ्रीका। अफ्रीका के तट पर इसको क्या बोल देंगे, बेंगुला बोल देंगे। और यहाँ से जब ये भूमध्य रेखा के साथ चलेगा तो इसका ऊपरी भाग उत्तरी विश्वती जलधारा, दक्षिणी भाग दक्षिणी विश्वती जलधारा कहलाएगा। और ये जलधारा जब आगे जाएगी तो आप ये जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका के कोने से टकराएगा तो दो हिस्सों में बट जाएगा। भाई एक त्रिभुजाकार आकृति आ गई महाद्वीप की, तो महाद्वीप की जो त्रिभुजाकार आकृति इसको दो भागों में विभाजित कर देगी, एक दक्षिण में चला जाएगा और एक उत्तर में। और जो दक्षिण में जाएगा इसको क्या बोल देंगे, ब्राजील जलधारा बोल देंगे, ब्राजील जलधारा। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ है, ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तो गर्म होगी। तो यहां से ऊपर की हम बात करें तो ये जो उत्तरी विश्वती जलधारा जैसे ही इस महाद्वीप के किनारे किनारे आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक द्वीप आ जाता है जिसका नाम है सेंटलीस द्वीप। तो सेंटलीस द्वीप से टकराने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सेंटली जलधारा पड़ गया। ठीक है, सेंटली जलधारा दो भागों में विभाजित हो गई, एक तो चली गई उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ ये जलधारा प्रवेश कर गई किसमें, कैरेबियाई सागर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैरेबियाई जलधारा हो जाएगा। और फिर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर गई तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरिडा जलधारा हो गया। अब अंदर से निकली फ्लोरिडा जलधारा और ऊपर से एक जलधारा बह रही है, और दो जलधाराएं जब मिल जाएंगी तो इसकी ताकत क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी ताकत से जलधारा आगे बढ़ती है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम पड़ गया। अब गल्फ स्ट्रीम मैंने बताया था तीव्र प्रवाह होता है, निश्चित दिशा में होता है। तो यहाँ से ये तेजी से आगे बढ़ते हुए जाती है और जैसे ही आयरलैंड पर पहुँचती है ये तीन हिस्सों में विभाजित हो जाती है। एक तो कहलाती है रेनेल जलधारा, नॉर्वे जलधारा और इरमिंगर जलधारा। और ऊपर से दो ठंडी जलधाराएं आ रही हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और लेब्राडोर जलधारा। तो ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ भी मिलती हैं वहाँ धुंध छा जाता है, और धुंध छा जाता है तो वहाँ पर प्लांकटन जमा हो जाते हैं। उन प्लांकटन को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं,
इसलिए ये मत्स्यन केंद्र जो है वो जाना जाता है। तो जॉर्जेस बैंक जो है, ग्रांड बैंक है न्यू फाउंडलैंड के पास, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मत्स्यन केंद्र के लिए जाना जाता है। अब यहां पर दूसरी तरफ आप देखें, यहां पर एक ठंडी जलधारा है, कैनरी जलधारा। अब चारों तरफ गर्म है, यहां ठंडी कैसे आ गई? ठंडी कैसे आ गई? मैंने बताया कि जब लगातार एक तरफ जल जमा होता रहता है तो वहां जल टीला बन जाता है, और जल टीला जब ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो जल कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, लगातार एक ही दिशा में पवनें चल रही हैं। तो जल टीला जब नीचे जाता है तो नीचे का तापमान कम है, और नीचे होते हुए जब वो महाद्वीप से टकराकर ऊपर आता है तो ऊपर आएगा तो वहां का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा, तो वहां एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाएगा। तो कैनरी जलधारा इसी बात का प्रमाण है। ठीक है। अब दक्षिणी अटलांटिक की बात कर लें तो बेंगुला जलधारा, दक्षिणी विस्वती जलधारा, उसके बाद ब्राजील जलधारा, और ब्राजील जलधारा के आस में यहां पर एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। सॉरी, फाउंडलैंड नहीं, फॉकलैंड, फॉकलैंड, फाउंडलैंड तो ऊपर पड़ता है। तो फॉकलैंड द्वीप पड़ता है, और फॉकलैंड द्वीप से ये जो आपकी जलधारा यहाँ से गुजर रही है, ये इसका एक भाग इधर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद ये टकरा जाता है इससे, ब्राज़ील से। तो यहाँ भी मत्स्यन केंद्र आपका बन जाएगा। इस जलधारा को क्या बोलते हैं? फॉकलैंड जलधारा बोलते हैं, फॉकलैंड जलधारा। तो फॉकलैंड जलधारा कैसी है? एक ठंडी जलधारा कहलाती है। तो ये उत्तरी अटलांटिक के बारे में चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। तो एक तो मत्स्यन केंद्र आपका बन गया यहाँ पर, और एक मत्स्यन केंद्र बन गया कहाँ पर? यहाँ पर बन गया, ग्रीन जो दिखाया मैंने, ये मत्स्यन केंद्र है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो नोट करिए इसको फटाफट से। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा और आगे मैं बता दूं, मैं लिखवाऊंगा अब इसको आगे। अगला मैप देखिए, यहां पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस भाग में वही सेम स्थिति मैं देख रहा हूं। यहां से भूमध्य रेखा गुजर गई। ठीक है। अब इन दोनों तरफ में आप देखेंगे, यहां से जल इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होने के बाद यहां प्रवेश कर गया, यहाँ से बाहर निकला, इस तरह की स्थिति बनी, और ये आगे चल पड़ा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद ठंडी जलधारा, कैनरी जलधारा इस तरह से इधर आ रही है, इस तरह से, और बाद में इसमें जाकर विलुप्त हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में इस तरह से जल का एक चक्र बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया है? जल का एक पूरा चक्र घूम रहा है, बीच का पानी शांत है, उसके दोनों तरफ जल तेजी से घूम रहा है, बीच का पानी शांत है, और शांत होगा तो वहां पर घास उगाएगी, क्योंकि गतिमान होगा तो घास एक जगह जमा नहीं होगी। पानी शांत होते ही उसमें क्या आ जाती है? घास जमा हो जाती है। तो यहाँ पर एक घास है जिसका नाम है सारागैसो। तो सारागैसो नाम की घास यहाँ जमा होती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? सारागैसो सागर नाम पड़ गया है। तो सारागैसो सागर की हम बात करें, सारागैसो सागर की हम बात करें, तो सारागैसो सागर ध्यान रखना पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारागैसो सागर से पूछा जाता है कि किनारों रहित सागर कौन सा है? तो ये सागर कौन सा है? सारागैसो सागर है। या ये इसका नाम किसके कारण पड़ा है? घास के कारण पड़ा है। तो यहाँ पर सारागैसो नाम की घास जमा हो जाती है,
इसी वजह से ये किनारों रहित सागर भी कहलाता है, क्योंकि इसके कोई किनारे नहीं है। और इसके बिल्कुल हम पूरब में आ जाएं, पश्चिम में आ जाएं, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज को क्या माना जाता है? रहस्यमय त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना, बरमूडा त्रिभुज भी कहा जाता है, बरमूडा त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, या दानव का त्रिभुज भी इसको बोलते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का यहाँ पर वो प्रभाव पड़ता है कि ये क्या करता है, यहाँ पर ज़्यादातर हवाई जहाज या पानी के जहाज जो हैं विलुप्त हो जाते हैं। तो ये एक रहस्यमय के क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी लगातार वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं। कई तरह के सिद्धांत इसके बारे में दिए जा चुके हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, कोई कहता है कि यहाँ पर एक भंवर जैसी आकृति बनती है, और कोई कहता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सारागासो सी होने के कारण क्या होता है, सारागासो घास के कारण समुद्र की लवणता कम हो जाती है, और उधर से अधिक लवणता वाले जल से जब जहाज कम लवणता में आता है तो जहाज तेजी से नीचे चला जाता है, इसके कारण भी माना जाता है। तो कई सारे सिद्धांत इसको लेकर हैं, लेकिन आपको केवल ध्यान रखना है, कभी पूछा गया, हालांकि नहीं गया है, लेकिन बरमूडा त्रिकोण पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना उत्तरी अटलांटिक के अंदर पड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक में ध्यान रखना क्या पड़ता है, बरमूडा त्रिकोण पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं बात कर रहा था अटलांटिक महासागर की जल धाराओं की। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जल धाराओं में अब आप लिख लीजिए कौन सी ठंडी जल धारा है और कौन सी गर्म जल धारा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आगे, इतना आपने जान लिया। अटलांटिक महासागर की जल धाराएं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जल धाराओं को सीधा यही ध्यान रखना है, कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। तो यहाँ पर हम पहले बात करें किसकी, गर्म जल धारा की, गर्म जल धारा। ठीक है, तो गर्म जल धाराओं की हम बात करें तो कौन कौन सी गर्म जल धारा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान रखें। पहले तो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाती है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दूसरी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तीसरी हम बात करें तो ध्यान रखना, वहीं से शुरुआत कर देते हैं उत्तरी अटलांटिक में। तो उत्तरी अटलांटिक में लिख लीजिए पहले सेंटिलीज जलधारा, सेंटिलीज जलधारा, गर्म जलधारा है ये। ठीक है, उसके बाद यही जलधारा क्या कहलाती है आगे जाके, कैरेबियाई जलधारा कहलाती है। कैरेबियाई सागर में प्रवेश करती है तो कैरेबियाई जलधारा कहलाती है। और यही जब मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फ्लोरिडा जलधारा हो जाता है। तो यही फिर क्या कहलाती है, फ्लोरिडा जलधारा। और फ्लोरिडा जलधारा और कैरेबियाई जलधारा जब आगे निकल के बाहर आती हैं तो वो आपकी फिर क्या कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम। और यही गल्फ स्ट्रीम है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं, यूरोप का गर्म कंबल कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ती है और तीन भागों में बट जाती है। तो एक तो कहलाती है रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा।
ठीक है। एक भाग कहलाता है इसका नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे जलधारा, और एक भाग इसका कहलाता है क्या, इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा। तो ये तो ध्यान रखें, ये कौन सी हो गई, उत्तरी अटलांटिक में गर्म जलधारा। देख रहे हैं बहुत विशेषताएं बहुत सारी हैं, इसी वजह से पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो गल्फ स्ट्रीम, रेनेल, नॉर्वे और इरमिंगर, और ये तीनों जलधारा ध्यान रखना 3 भागों में विभाजित होती है। यहाँ से ऐसे जा रही होती है, ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। 3 हिस्सों में ये बट जाता है, और 3 हिस्सों में जब ये बटेगा तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देते हैं समुद्री डेल्टा। तो समुद्री डेल्टा कौन सी जलधारा बनाती है, तो समुद्री डेल्टा कौन सी जलधारा बनाएगी, गल्फ स्ट्रीम बनाती है। तो गल्फ स्ट्रीम ध्यान रखना समुद्री डेल्टा बनाने का काम भी करती है, ठीक है। रेनेल, नॉर्वे। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आ जाएं तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये तो हो गई दक्षिणी विषुवतीय, ये विभाजित होकर आगे जाके क्या कहलाती है, ये कहलाती है ब्राजील जलधारा। तो ब्राजील जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, ब्राजील जलधारा। ये स्थिति हो गई। तो ब्राजील जलधारा ध्यान रखना गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो ये तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हो गई। अब हम बात करें ठंडी जलधाराओं की, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, ठीक है। तो कोल्ड करेंट्स या ठंडी जलधाराएं, तो ठंडी जलधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण तो लिखे यहाँ पर पहला क्या, बेंगुइला जलधारा, बेंगुइला, बेंगुइला जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा है, महत्वपूर्ण है। दूसरी दक्षिणी अटलांटिक की बात करें तो फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। उसके बाद हम और आगे जाएं तो ऊपर से एक जलधारा आती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। और उसके बाद पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। और उसके बाद कैनरी जलधारा, कैनरी जलधारा भी एक क्या है, ठंडी जलधारा है। कैनरी जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो ये प्रमुख जलधाराओं का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा जरूर ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी जलधारा ध्यान रखना किस तरह की है, या कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और कौन सी उत्तरी अटलांटिक में कौन सी दक्षिणी अटलांटिक में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, एक चीज़ और जान लेते हैं, लिख लेना यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा के मिलने पर, ठीक है, मिलने पर कोहरा छा जाता है, छा जाता है। और कोहरा छाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, पादप प्लवक, पादप प्लवक, और पादप प्लवकों को खाने के लिए कौन आएगा, जंतु प्लवक आएंगे,
और जंतु प्लवकों को खाने के लिए कौन आएगी? छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आ जाएंगी। तो इसी वजह से ध्यान रखना ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मत्स्ययन के लिए जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम ग्रांड बैंक या जॉर्जिस बैंक। तो लिख लेना न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप, ठीक है। तो उत्तर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यहाँ पर क्या है? भारी मात्रा में फिशिंग बैंक के रूप में जाना जाता है। मछलियाँ पकड़ने के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखें कि मछली पकड़ने के लिए कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में टकराती हैं। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ भी आपस में टकराएंगी वहाँ पर क्या होगा? कोहरा छा जाएगा, और कोहरा छा जाएगा तो वो क्या होगा? मत्स्ययन के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तरी अटलांटिक महासागर की। अब देखिए बात करें हम दूसरी, जिसकी हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है, सॉरी, हम बात करते हैं किसकी? प्रशांत महासागर की। तो देखिए ये मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, मैप यहाँ पर, चलिए मैप नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। अब हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म है, उसको मैप पर जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी ठंडी और कौन कौन सी गर्म है। प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर लिख लीजिए एक तरफ ठंडी जलधारा, या पहले लिखिए गर्म जलधारा, और दूसरी तरफ लिख लीजिए ठंडी जलधारा। ठीक है, तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से देखिए सीधा यहाँ पर थोड़ा सा मैप पर भी जानेंगे, मैप इसमें अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन हम इसको जानेंगे मैप पर भी। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन कौन सी गर्म जलधारा है, उससे अगर आपका प्रश्न पूछा जाए तो प्रशांत महासागर की स्थिति की देखिए बात करें तो प्रशांत महासागर की हम बात करें तो प्रशांत महासागर में आप देखोगे कि कई तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो प्रशांत महासागर में एक तो आपका स्थिति कैसे बनती है मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिए स्थिति क्या बनती है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से एक जलधारा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया मलेशिया के द्वीप आ जाते हैं और उन द्वीपों से टकराकर वो जापान की तरफ मुड़ जाती है। और जब जापान की तरफ वो जलधारा मुड़ती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूरोसियो जलधारा बोल देते हैं, क्यूरोसियो जलधारा कहलाती है। ठीक है, और क्यूरोसियो जलधारा ऊपर से एक ठंडी जलधारा है जिसको हम बोलते हैं ओयोसियो, उससे जाकर टकरा जाती है। तो जापान के तट पर भी क्या होता है, फिशिंग के लिए या मछली पकड़ने के लिए प्रमुख स्थान आपका बनता है। तो ये ध्यान रखें, कुछ जलधाराओं के मैं लिख देता हूँ। तो देखिए गर्म जलधाराओं की बात करें तो गर्म जलधाराओं में एक तो आप लिख लीजिए उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा सेम यहाँ पर भी ऐसी बनती है। और दूसरा लिख लीजिए दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये द्वीपों से टकराती है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं क्यूरोसियो,
क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, या इसको जापान की काली जलधारा भी कहा जाता है। जापान की काली जलधारा भी बोलते हैं। काली जलधारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा से अधिक लवणता वाले जल को ये जापान के सागर तक खींचकर ले जाती है, तो लवणता ज़्यादा होगी तो जल क्या होगा, गहरे रंग का दिखाई देता है। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, काली जलधारा, काली जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद यही जलधारा अलास्का के पास पहुंच जाती है और इसको हम क्या बोल देते हैं, अलास्का जलधारा बोल देते हैं। अलास्का जलधारा कहलाती है, अलास्का जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो ये तो ध्यान हो गई कहाँ पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में। और दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो भूमध्य रेखा में पेरू के तट पर आप देखेंगे कभी कभार एक अनिश्चित जलधारा है जिसको अल नीनो कहा जाता है। तो अल नीनो भी प्रशांत महासागर में बनती है, तो यहाँ पर लिख लें अल नीनो। अल नीनो एक क्या है, अनिश्चित जलधारा है, अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो प्रशांत महासागर में, उसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, दो जलधाराएं, एक पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है, एक गर्म जलधारा कहलाती है। तो यहाँ पर एक और लिख लें, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। 6वें नंबर पर लिख देता हूँ, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ध्यान रखना, ये भी एक क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हो गई। अब हम बात करें ठंडी जलधाराओं की, ठंडी जलधाराओं की हम बात करें तो ठंडी जलधाराओं में आप देखोगे, ठंडी जलधारा में आप देखें तो यहाँ पर हम ठंडी जलधारा लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो पेरू के तट पर आपकी आती है, जिसको पेरू जलधारा, पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा बोल देते हैं, हम्बोल्ट जलधारा कहलाती है। ये एक ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद जापान के तट पर ऊपर की तरफ से एक ठंडी जलधारा आती है जिसको बोलते हैं ओयोसियो। तो एक और जलधारा है जिसको ओयोसियो बोलते हैं, ओयोसियो जलधारा। और ओयोसियो जलधारा जब एक ट्रेंच के ऊपर से गुजरती है जिसका नाम है क्यूराइल, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, क्यूराइल जलधारा पड़ जाता है। और ऊपर से नीचे की तरफ एक और जलधारा है, इसको बोलते हैं ओखोटस्क जलधारा, ओखोटस्क सागर से आती है। तो ये भी ध्यान रखना कैसी है, ठंडी जलधारा है। और उसके बाद हम आ जाएं कैलिफोर्निया के तट पर, तो कैलिफोर्निया के तट पर भी या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया जलधारा, ध्यान रखना, एक ठंडी जलधारा है। जबकि इसके ऊपर जो जलधारा चलती है अलास्का जलधारा, ये कैसी है, गर्म जलधारा है। इसका क्या कारण है, वही जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम थी उसी तरह से अलास्का जलधारा आगे की तरफ जाती है। तो ये प्रमुख जलधारा किसकी हैं, प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराओं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। इसको हम मैप पर बात करेंगे, मैप अभी मौजूद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं मैप पर भी आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।